वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लियाना मलिक की कलम से तहरीर करता नावल हमराज के एपिसोड नंबर 30 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। वो आंसू संभालती कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई थी। झटके से दरवाज़ा वापस बंद करने के बाद एक नज़र खाली कमरे पर डालते दरवाजे के साथ लग के खड़ी हो गई थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आज जो उसने किया था इस सब का तसव्वुर भी उसके लिए सुहाने रूह था। आई एम सॉरी आज़म, मैं आपका साथ नहीं दे सकी। वह हाथ के पुश्त से सुर्ख आरिस पे से आंसू साफ करती धीमी आवाज़ में गोया हुई थी जैसे वो उसके रूबरू हो। अभी वो खड़ी अपने दुख पे मातम करती इसी ख्याल में थी जब दरवाज़ा ज़ोर से खटकने लगा था। लैलक, दरवाज़ा खोलो मेरा बेटा। फिक्र में डूबी शाह साहब की उसे आवाज़ सुनाई दी तो उसने नागवारी से बंद दरवाजे को देखा था और नफ़ी में सर हिलाते हुए उस दरवाजे को कभी ना खोलने का उसी वक्त तहैया किया था। मेरा बेटा, दरवाज़ा खोलो, डैड को आपसे बात करनी है। उनकी शफकत भरी आवाज़ ने उसे फिर से ख्यालों से बाहर किया था। कोई मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आज आपने ये मुझे अच्छे से समझा दिया कि आप नई मॉम के सिर्फ शौहर हैं, मेरे डैड तो रहे ही नहीं। वो भराई हुई आवाज़ में मुखातिब हुई थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमने जो कहा वो मैं करने लगा हूँ ना। अगर तुम्हें एरल नहीं पसंद थी तो मैं इसे रखता नहीं, मगर तुम्हें यह कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी? उनकी अगली बात पे वो तड़प के दरवाजे को घूरने लगी थी। दिल तो किया था दरवाज़ा खोल के एक ही बार में उन्हें सब समझाते। मैंने कोई कदम नहीं उठाया डैड। अगर आइंदा आपने मेरे और आज़म के रिश्ते के लिए कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आप सबको छोड़कर चली जाऊंगी मम्मी के पास। मेरे सब्र को मत आजमाइएगा। शाह साहब जो दरवाजे पे हाथ रखे मुस्तकिल दस्तक दे रहे थे, उसके जुमले पर उनका दिल धक से रह गया था। वो अफसोस से सरनफी में हिला गए थे। लैलक, ऐसी बातें करके मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाओ। दरवाज़ा खोलो बच्चे, आपके लिए खाना लाया हूँ। वो शुरू में उसे प्यार से वार्न करते हुए आखिर में बेबसी से बोले थे, बेहतर यही है कि कुछ दिन मुझे अकेला छोड़ दें डैड। मेरे पीछे मत आइएगा, वरना यह दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। उसका लहजा बला का हर धर्म था। वह साकित आंखों से कमरे के बंद दरवाजे को देखे गए थे। बेसाख्ता उनका हाथ दरवाजे से हटा था। सर नफ़ी में हिलाते हुए वो मजबूर से पीछे हटे थे। उसकी बेजा जिद पर वो दम साध रह गए थे, क्योंकि उससे पहले उसने उनसे जिद किया कभी ज़रा सी चूं चुरा भी न की थी। उनकी हर बात पर सरस बात में हिलाकर दिली हामी भरी थी, मगर उसकी जिद और हर धर्मी पर वह शिकस्त सदा कदम लिए 2 कदम पीछे हो गए थे। वो काफ़ी देर से किचन में मसरूफ़ अब बहाल हो चुकी थी। इतना मुश्किल उसे कभी काम करना नहीं लगा जितने मुश्किल में आज वो थी। बार बार कुछ न कुछ करते हुए खौमख्वाह दिल धड़कने लगा था। कुछ गलत ना हो जाए इसी बात से खौफजदा होती जा रही थी। पैन में सॉस बनाते हुए वो मुस्तकिल दुआएं भी पड़ती जा रही थी। खौमख्वाह खुद ने खुद पे बोझ डाला था। अव्वल तो खाना बनाते हुए उसे ज़रा सी भी खुशी नहीं हो रही थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि ये खाना उसे कभी पसंद नहीं आने वाला और इतनी देर की मेहनत आज भी उस दिन की तरह ज़ाया हो जाएगी। अलबत्ता उसका वक्त अच्छे से गुजर गया था, मगर वो हल्की फुल्की थकन का शिकार भी हो गई थी। उसने मशरूम सॉस बनाकर पैन को चूल्हे से उतारा था और साइड पे रखा था। चाउमीन के लिए नूडल्स उसने उबालने पहले ही रख दिए थे, जबकि अब उसका इरादा सब्जियां और चिकन को फ्राई करने का था। तभी वह दूसरे पैन में ऑयल डाल के चिकन को फ्राई करने लगी थी। चाउमीन के लिए सब्जियां काटते हुए उसकी दाएं हाथ की शहादत की उंगली पर अच्छा खासा कट पड़ चुका था, जिसे वह नज़रअंदाज करते हुए काम में मगन थी। ऐसे छोटे मोटे कट उसे हमेशा अपने घर में लगते रहते थे। चिकन फ्राई करने के बाद उसने सब्जियां फ्राई करने के बाद अगले 10 मिनट में चाउमीन तैयार करके ठिकाने लाया था। वह माथे पे आया पसीना दुपट्टे की मदद से साफ करते हुए गहरा सांस लेती कुर्सी पे जा बैठी थी। अगले ही लम्हे उसने कलाई पे बंधी घड़ी में वक्त देखा था जहां 8 बजने को थे। वो खाने पे एक नज़र डालकर कुर्सी से उठ गई थी और फ्रिज की जाने बढ़ी थी। फ्रिज में रखे गए मैरिनेट चिकन स्टिक को उसने निकाल के बाहर रखा था और एक नज़र फ्रिज ब्राउनीज पे डाली थी जो वो पहले से ही तैयार करके बैठी हुई थी। वह सब कुछ अच्छे से सेट करना रहता था। सेट भी तब करती ना जब वो डाइनिंग टेबल पे होता। अभी वो इन्हीं सोचों में मगन थी जब मिसेस हशाम नक्सक से तैयार ब्लैक साड़ी में किचन के अंदर दाखिल हुई थी। महल, कितनी थकी हुई लग रही हो बेटा, जाओ शॉवर लेकर आराम करो, बाकी अहमद सर्वेंट देख लेगा। वो उसका पसीने से सख्त सुर्ख चेहरा देखकर बोली तो वो उन्हें इतना तैयार देखकर एकदम शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि खुद वो अभी बिल्कुल बेढंग सी हो गई थी। आप कहीं जा रही हैं? वो पूछे बिना नहीं रह सकी थी। हाँ, मुझे एक डिनर पर जाना है, मगर खुशबू यहाँ बहुत अच्छी आ रही है। मैं नाश्ते में स्टेक्स और ब्राउनी ज़रूर लूँगी बेटा। उसका सुर्ख नरम गाल थपथपाते हुए बोली तो बस बात में सर हिला दी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रेडी हो जाओ और अच्छा सा वक्त तुम दोनों साथ स्पेंड करो। अब तो मैं भी जा रही हूँ। तुम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और ज़ारक को मैंने कॉल करके बता दिया और घर भी जल्दी आने का कह दिया। बहुत बदतमीज़ हो गया। इतनी प्यारी सी बच्ची को तंग करके रखा हुआ है। इतना लेट भी कोई करता है क्या?
आज तुम उसकी अच्छे से क्लास लेना और जो भी गलतफहमी तुम दोनों के बीच है प्लीज़ उसे सॉर्ट आउट कर लेना, वरना जितना दौरानिया बढ़ेगा उतनी कशीदगी बढ़ती रहेगी। वो उसका हाथ थामकर किचन से बाहर ले आती हुई उसे हिदायत देती जा रही थी। पहले दिन से तो ना सही, मगर अब वो ज़रूर ये नोट कर चुकी थी कि उनके बीच कुछ बहुत गलत चल रहा है। ज़ारक से इतनी बार पूछने पर भी वो उन्हें अच्छे से झुठला चुका था, मगर वह जितना शादी से पहले वो तावला और बेचैन था, शादी के बाद उसे उतना ही लापरवाह देखकर वह शक में ज़रूर मुब्तला हो गई थी। अगर आज रात तक कुछ ठीक नहीं होता तो वो कल उसको ठीक से सुनाने का इरादा कर चुकी थी, जबकि माहल बस उनकी सुनते हुए सर इस बात में हिला रही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे ज़रा लेट हो जाएगा। उसके माथे पे बोसा देती हुई बैरूनी गेट की जानिब बढ़ गई थी, जबकि वो उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनके पीछे बढ़ी थी। उन्हें सी ऑफ करने के बाद वो वापस किचन में आई थी। उसका इरादा था कि स्टेक को हाफ फ्राई करके रख दे और हाफ फ्राई उसके आने के बाद करे। इसी असला में उसने मैरिनेट स्टेक का बाउल फ्रिज से निकाला था और पैन में ऑयल डालकर फ्लेम पर रख दिया था। वो रैप को बॉल पर से हटाते स्टिक को उठाते पैन में रखने ही लगी थी जब तेल की छींटें उछल कर उसकी कलाई पे आई थी। वो हड़बड़ाकर स्टिक को पैन में डालते किचन कॉर्नर से बहुत दूर हटी थी और दर्द से बिलबिलाई थी। कलाई को बेसाख्ता उसने वॉश बेसिन के टैप से नहला दिया था। दर्द कम तो ना हुआ, अलबत्ता वो आंखें मीचे समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है, मगर अगले ही लम्हे पैन में तेल और चिकन पीस की सुनसनाती आवाज़ की बदौलत वो टैप बंद करके वापस किचन कॉर्नर की तरफ बढ़ी थी और दूर से ही तेज़ होते चूल्हे की धीमी आंच की थी, जिसकी वजह से सिचुएशन संभलने में आई थी। वो सरनफी में हिलाती और ख़ुद को मलामत करती वहीं काम को छोड़ती गुस्से में किचन से बाहर निकली थी। इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकती थी? अगर चूल्हे की आंच वो धीमी रखती तो आज ना उसकी कलाई चलती ना उसका मूड ख़राब होता। उसे लगा था लम्हे में उसकी 4 घंटे से की गई मेहनत आग लग गई हो। जब आपके साहब आए, चिकन को फ्राई करके सॉस के साथ डेकोर करके ब्राउनीज पे फ्रिज में रखी हॉट चॉकलेट के साथ सर्व कर दीजिएगा। वो बाहर खड़े सर्वेंट को हुक्म सादर करती हुई वहां से भागती हुई सीढ़ियों की जानी बढ़ी थी। कलाई पे होती जलन से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। कमरे में पहुंचकर उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर टूथपेस्ट अर्जेंट में कलाई पर लगाई थी और फिर आंसू साफ करती टूथपेस्ट को बेड पर डालती वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी थी, मगर गाल पे फिसलते आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिन ब दिन उसका दिल नहायत कमज़ोर होने लगा था कि अब बेरुखी का रवैया किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो कपड़े लेकर नहाने के गर्ज से बाथरूम में घुस गई थी। वो कुछ देर सोफे पे बैठने के बाद कुछ सोचते हुए उठी थी। तामीर के फ़ोन ने उसकी तमाम सोचें मफलूज कर दी थी, जबकि उसकी बेबाक बातों को वो बस नज़रअंदाज कर जाती थी। मगर उसके दिल का क्या, जो उसकी बातों, एहसास, ख्याल पे बेमानी अलग ही लय पर धड़कने लगता था। वो बंद फ़ोन पे एक नज़र डालती कमरे से बाहर निकली थी। खाना तो वो और नूरजहां बेगम खा चुके थे। उसका इरादा लैलक से मिलने का था और उसकी क्लास लेने का भी था। जो काम उसने आज किया था उसकी तवक्को अरीहा को बिल्कुल भी अरीहा से ना थी। वो किचन में जाकर दूध गर्म करके दूध का ग्लास भर के नूरजहां बेगम के कमरे में दे आई थी, जो अनकरीब सोने लगी थी। उन्हें शबा खैर कहकर वो लाउंज के सोफे पर दराज हो गई थी और आरज़म लैलक का इंतज़ार करने लगी थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो लोग ना आए तो वो बोरियत ख़त्म करने के लिए LED खोलकर बैठ गई थी और मुख्तलिफ चैनल सर्च करने लगी थी। साइंसी प्रोग्राम पर उसने रोका था और वहाँ दिलचस्पी जाहिर करने लगी थी, मगर उसी लम्हे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई तो वह LED कंट्रोल सोफे पर रखकर उठ खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, इतना लेट कर गए आप लोग? अम्मी भी इंतज़ार करते हुए सो गई हैं। वो आज़म के घर में दाखिल होते ही उसकी तरफ बढ़ती हुई बेचैनी से बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बात कर लूँगा अम्मी से, तुम नहीं सोई? वो कफ के बटन खोलते हुए दरवाज़ा लॉक करके लाउंज की तरफ ही आया था। अरिया दरवाज़ा लॉक देखकर हैरान हुई थी। लैलक भाभी कहाँ हैं? आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? उसके पीछे को भागी थी, मगर वह अनसुनी करता सीढ़ियों की जाने बढ़ा था। भाई मैं कुछ पूछ रही हूँ यार। अरिया मैं काफ़ी थक गया हूँ, तुम मुझसे सुबह बात करोगी या अभी मुझे तुम्हारी अदालत में खड़ा होना होगा? उसके कदम तीसरी सीढ़ी के स्टेप पे थमे थे। वो रुख मोड़कर उसे संजीदगी से कहता हुआ 2 मिनट को रुका था। नहीं भाई, बस वो तुम्हारी लैलक भाभी अपने डैड के घर कुछ दिन रहना चाहती हैं तो छोड़ दिया। अब इसमें इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम भी तो अपनी शादी के बाद यहाँ आया करोगी और महल भी तो आती है। उसकी बात ख़त्म होने से पहले उसका जुमला बीच में से काट चुका था। अपने लफ्ज़ों पे जोर देता वो उसको चुप करवा चुका था। अब जाऊँ सोने? वो उसे खामोश देखकर घड़ी में वक्त देखता तेज़ आवाज़ में बोला तो वो तेज़ी से इस बात में सर हिला के रह गई थी। जी जाएं। शब्बा खैर, उसके कहने की देर थी। वो वापस रुख मोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया था, जबकि वो उंगलियां मरोड़ के रह गई थी। उसने कमरे में आकर दरवाज़ा आहिस्तगी से लॉक्ड किया था और शर्ट के बटन खोलते हुए एक ही झटके से शर्ट को उतारकर कारपेट पर डाला था। घड़ी, मोबाइल और वॉलेट को टेबल पर रख के वो बेड पर आ बैठा था। रह कर आज उसे खुद पे शदीद गुस्सा आ रहा था। क्यों आज वो उसे वहाँ लेकर गया, और लेकर भी गया तो ये ख्याल उसके जहन में क्यों ना आया कि वो उससे दूर भी जा सकती है। वो सर को हाथों में थामे गम और गुस्से के मिले जुले तासुरात से सोचे गया था। ये सोचे तो उसके जहन में आई ही नहीं थी। उस पर इतना भरोसा वो कर चुका था कि आंख बंद किए उस पर और उसकी हर बात पे यकीन था, मगर यही यकीन कांच की तरह टूट के बिखरा था। क्यों किया तुमने ऐसा लैलक? एक लम्हे में उन लम्हात को रद्द कर दिया जिन्हें एक करने में कितनी मोहब्बत सर्व की थी। कौन सी कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने मुझसे आंखें फेर ली?
तुम भी तो मुझसे मोहब्बत का दावा करती थी, तो वो सब क्या झूठ था? तुम्हें तो मेरे बगैर नींद नहीं आती थी। जब तक तुम मेरे लम्स को महसूस न करती थी तब तक बेचैनी से करवट बदलती रहती थी। तो आज से क्या? आज से सब तुमने भुला दिया, सब कुछ फरामोश कर दिया। मुझे देखे बिना तुम्हारी मॉर्निंग नहीं होती थी। कभी यूं नहीं तुमसे मिले बिना चला जाऊं तो पूरा दिन तुम मेरे आने तक मूड ऑफ किए रखती थी। तो अब आगे से क्या? अपना नहीं तो तुमने ज़रा सा भी मेरा ख्याल नहीं किया। मुझे अपनी मोहब्बत में अंधा करके पागल कर दिया और अब कोई रिस्पॉन्स जवाब दिए बिना ही अपने और मेरे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। हाँ, तुम्हें सपोर्ट करने का वादा मैं करता रहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे मेरी ज़िंदगी ही मांग लो और इसमें भी तुम्हें आंखें बंद करके सपोर्ट करूं और अपनी खुशियों से हाथ धो बैठूं। मगर ऐसा सही तो ऐसा ही सही। वो टांगे बेड से नीचे लटकाए आड़ा तिरछा बेड पे लेटा सुर्ख आंखों से मुस्तकिल उसे सोचे गया था। बेड का दूसरा हिस्सा खाली देखकर एक गर्म सयाल का कतरा उसकी आंखों से टूट के गिरा था। बेसाख्ता उसके तकिए को थाम के सीने से लगा गया था। आई लव यू लैलक, इतना कि तुम्हारी ज़रा देर की गैर मौजूदगी मेरी जान पे बनाई है। तुमने तो मुझे कोई सिरा भी नहीं थमाया था कि मैं इंतज़ार ही करूं तो मंजिल नजर आए। तुम्हारे बगैर इस कमरे में जीना बहुत मुश्किल है। वो तकिए को छोड़कर बेड से झटके से उठ बैठा था। बालों को हाथों की मदद से संवारते हुए उसने खाली कमरे में नजर दौड़ाई थी और फिर मोबाइल हाथ में लेकर कमरे से निकल गया था। उसकी गैर मौजूदगी में कमरे में रहना मुहाल था और घर की गेस्ट रूम में दाखिल होकर उसे लॉक्ड कर गया था। वो 15 मिनट में शावर लेकर बाथरूम से बाहर आई थी। गीले बालों को अच्छे से ड्राई करके उसने पुश्त पे खुला छोड़ दिया था। सफ़ेद कलर की कुर्ते और खुले ट्राउज़र पहने, सफ़ेद दुपट्टा गले में डाले वह निखरी हुई महसूस हो रही थी। परफ्यूम उठाकर उसने अच्छे से खुद पर छिड़का था। सादे से चेहरे को उसने ज़रा सा छेड़ते हुए सुर्ख मैट क्लोज अपने कटाऊदार लबों पे अच्छे से लगाया था। इतने से ही वह चमक उठी थी। ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलते हुए उसने ज्वेलरी बॉक्स को बाहर निकाला था और उसमें से सुर्ख छोटी सी झुमकियाँ निकाल के कानों में डाली थी। कुछ अंगूठियाँ पहनने के बाद उसने बॉक्स को वापस समेट कर दराज में डाला था। आज शादी के बाद पहली बार वो यूं इस तरह ज़रा सा तैयार हुई थी। तैयार होते हुए वो इतनी खुश थी कि कलाई की जलन को भी फरामोश कर चुकी थी। दिल था कि पुरसकून था, जबकि आंखों में रोशन दीप जगमगा रहे थे। वो अपनी तैयारी में इस कदर मगन थी कि कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। अपने बालों को दुपट्टे की आड़ में छुपाते हुए वह जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी थी, एकदम गड़बड़ा सी गई थी। वो बेड पे बैठे वाइट शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए संजीदगी से उसे ही देखने में महव था। आप कब आए? वो दुपट्टे को सही करते हुए हकलाते हुए बोली थी। नजरें बेसाख्ता कारपेट पे रखे जूतों पे गई थी कि वो जूते भी उतार चुका था, बैग भी रख चुका था, शर्ट के आस्तीने भी फोल्ड कर चुका था और उसकी मौजूदगी का उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ था। महाल एक बार फिर खुद को मलामत कर गई थी और ख्वामख्वाह शर्मिंदगी का शिकार हो गई थी। इतनी लापरवाह वो कैसे हो सकती थी जब आप मसरूफ़ थी। वो बेड से उठते हुए 2 कदम चलकर उसके करीब उसके मुकाबिल में आकर खड़ा हुआ। मैं नाइट सूट देती हूँ। वो एकदम से उस चौड़े लंबे शख्स को अपने मुकाबिल देखकर लम्हे के 1000वें हिस्से से पहले उसकी साइड से निकली थी और अलमारी खोल के खड़ी हो गई थी, जबकि वह चाहने के बावजूद भी उसकी कलाई को ना थाम सका था और उसके सजे सजाए रूप को बस नज़र भर कर देखे गया था। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। वह नाइट सूट उसकी तरफ बढ़ाते हुए एक नया हुक्म उसे देती गोया हुई तो वो उसकी हिम्मत पे अश अश कर उठा था। मतलब अब उसके बताए गए हिदायत पर वो अमल पैरा होगा। ओके, उसने उस अंदाज में ओके बोला था जैसे वो उसकी बॉस हो और वो उसका मुलाजिम। महाल ने हैरत से नजरें उठाकर उसकी भूरी आंखों में आंखें डालना चाही थी, मगर अगले लम्हे ही वो नज़रों का जाविया बदल चुकी थी। खाने पर मिलते हैं। उसका सुर्ख होंठों को गहरी नजरों से देखता गोया हुआ था। आज तो इम्तिहान बने वो उसके सामने खड़ी थी, जैसे उसे पास हर हाल में करना था। मगर फेल होने के कुछ असरात उसे नजर आ रहे थे, क्योंकि उसके वजूद से आती ताज़ा खुशबू को वह नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। इन सब से भागने का उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया था। वो एक नज़र उस पर डाल के बाथरूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। वो डाइनिंग एरिया में खाना लगवाती कुर्सी खींच के बैठ गई थी। तमाम मुलाजिम को वो उनके क्वार्टर्स में भेजकर अब उसका इंतजार करने लगी थी। हाथ की उंगलियों में पहनी अंगूठियों को वो मुस्तकिल आगे पीछे कर रही थी। शायद वक्त गुजारने का नया तरीका था। कुछ ही देर में वह हशाश पशाश सा निखरा हुआ डाइनिंग एरिया में दाखिल हुआ था और सरबराही कुर्सी पे आ बैठा था। डाइनिंग टेबल पर रखे बेजा लवाजमात और उनमें से आती बेहतरीन खुशबू से उसकी भूख मजीद चमकी थी। नाइस अहमद, वो बावाज़ बुलंद बोला था और चौमिन की डिश को करीब किया था। महाल जो उसकी एक एक हरकत पे नजर रखे हुई थी, उसकी संजीदगी से अहमद के खाने बनाने का आगाज करते हुए दिल ही मार के बैठ गई थी। कोई घर में आया था क्या? मामा तो घर थी नहीं। वो चौमिन को प्लेट में डालकर स्टीक का पीस प्लेट की साइड पर रखकर अब कांटे और छुरी की मदद से खाना शुरू हो चुका था। नहीं, वो एक लफ्ज़ का जवाब देकर चुप हो गई थी और प्लेट में चम्मच हिलाने लगी थी। तो फिर अहमद ने इतना एहतमाम क्यों किया? वो खाने में मसरूफ उससे इस्तफसार करने लगा तो महाल ने चम्मच प्लेट में रखकर उसे घूरा था। क्या आपको टेस्ट का भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ? ये सब मैंने बनाया है। उसे खुद से बताने में नहायत शर्मिंदगी हुई थी, मगर हर शर्म को बालाए ताक रखते हुए चीख कर बोली थी। आखिर वो इतना अनजान कैसे हो सकता है? क्या? मुझे क्यों टेस्ट का फ़र्क महसूस होगा? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया।
वो कांटे को प्लेट में रखकर अब पूरी तवज्जो से उसकी जानिब घूम कर बोला था, मगर दूसरे ही लम्हे उसके खूबसूरत चेहरे से नजरें हटाकर सामने कर ली थी। सारा मसला यही तो है कि आप ध्यान नहीं देते। उसका लहजा निहायत आजिज उदास था। मगर आपको शायद मैंने मना किया था किचन के काम करने को, और ये सब क्यों बनाया? तो क्या मैं कुकिंग भी नहीं कर सकती? उसकी नई बात पे तो जल भुनकर रह गई थी। नहीं, उसका जवाब महाल को काफ़ी नागवार गुजरा था। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हॉस्पिटल छोड़कर किचन के काम करने शुरू हो जाए, बजाय मुझ पे पाबंदियां लाक करने के। वो टेबल पे हाथ रखती अपनी जगह से उठी थी और उस पर झुककर गुस्से से बोली थी, मैंने आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, आपका जो दिल करता है करें, मगर मेरे लिए खाना मत बनाए। क्योंकि क्या? मेरे हाथ का खाना खाते हुए आपकी इज्जत को चार चांद नहीं लगते, है ना? मैं अगर आपका कोई काम कर दूंगी तो आपकी आना को चोट जो पहुंच जाएगी। वो उसका जुमला पूरा होने से पहले ही मजीद भड़कते हुए बोली थी, मेरा ऐसा मतलब नहीं है महाल। उसके फटने पे नरमी का मुजाहरा करते हुए आस्तगी से बोला था, मुझे आपके सब मतलब समझ आ रहे हैं डॉक्टर साहब। वो नफ़ी में सर हिलाते टेबल पर रखी प्लेट को दूर खिसकाती चीखी थी और रुख मोड़कर वहां से चलती बनी थी। महाल उसको यूं टेबल छोड़ने पर हैरान जरूर हुआ था। दूसरे लम्हे खुद भी खाने को वहीं रोककर कुर्सी से उठा था और उसके पीछे चल दिया था। वो कमरे में आकर ड्रेसिंग रूम में रखा सूटकेस उठाकर सेंट्रल काउच पर रख के खोला था और लाइन से बने वार्डरोब को एक एक करके खोला था। उससे में उसने कैजुअल हैंग किए हुए ड्रेसेस को हैंगर में निकालकर सूटकेस में बेदर्दी से डाला था। उसे कमरे में ना पाकर वो ड्रेसिंग रूम से आती आवाज़ों को महसूस करके ड्रेसिंग रूम का ग्लास डोर हटाते ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ था और उसकी अगली अमर पे तो वह हैरानगी से ग्लास डोर से टेक लगाए खड़ा उसकी एक एक हरकत को नोट करने लगा था। आप इस घर से मेरे बगैर नहीं जा सकती, आपको ये मालूम है ना? उसकी हरकतों सकनात को मद्देनजर रखता संजीदगी से बोला था, मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, समझे आप? वह अब कुछ ज़रूरी चीज़ें ड्रॉ से निकालती हुई सख्ती से बोली थी। तो फिर किसकी पाबंद है? उसका इत्मीनान कमाल का था। उसके नज़दीक कदम बढ़ाकर वह सेंट्रल काउच पर रखे सूटकेस के साथ बैठ गया था, सिर्फ अपनी। वह हैंगर से सूट निकालते सूटकेस में रखने आई तो ज़ारक ने उसकी कलाई जब्त में ली थी। मेरी कलाई छोड़े। अपनी कलाई उसकी मजबूत गिरफ्त में देखकर बिलबिला उठी थी, जबकि चेहरा गुस्से और जब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। किसकी पाबंद हो? उसका हनूज वही सवाल था। उस पर झुकी दांत कचकचा के रह गई थी, जबकि अपनी कलाई उसकी गिरफ्त में देखकर भी वह सख्ती से वही लफ्ज़ दोहरा गई थी, कहा ना अपनी। वो कलाई पे होती जलन पे उसकी गिरफ्त महसूस करते दर्द को जब्त करती अब भी संजीदा होकर गोया हुई थी। बेसाख्ता जली कलाई में उठते दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसने आंखें मींची थी। अपनी। वह उसके कॉन्फिडेंस पे काफ़ी पुरजोश होकर बोला था। उसकी बंद आंखों को देखकर उसने अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसकी कमर में डाला था और नरमी से उसे अपनी गोद में बिठाया था। क्यों परेशान हो? वो उसे अपनी गोद में लिए उसका सुर्ख चेहरा देखकर उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा था, जबकि लहजा अब भी नरमी लिए हुए था। नहीं परेशान मैं, बस आप मुझे छोड़ दें। वो सुर्ख आंखें खोलती हुई अपनी पोजीशन को गौर करती हुई आंखों में बरहमी लिए बोली तो वो उसकी आंखों में छाए तकलीफ को यकसर फरामोश नहीं कर सका था। महल, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके गाल पे हाथ रखता उसके चेहरे पे आए बाल समेटते हुए बोला तो वो एक बार फिर अपना जब्त खो बैठी थी। कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, जैसे 25 दिन से मुझे छोड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही। आपको कहाँ फ़र्क पड़ता है कोई इंसान आपकी तवज्जो का कितना मुस्तहिक है? तमाम रूल्स के मुताबिक अभी आपकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ मैं होनी चाहिए थी, मगर आपको अपना हॉस्पिटल, वेल जॉब और रुतबा ज़्यादा ज़रूरी है। अरे इंसान टिश्यू पेपर लेकर उसे कुछ देर यूज़ करके तभी डस्टबिन में डालता है, मगर आपने तो मुझ पर एक नज़र डाले बगैर, मेरा एतबार किए बिना ही मुझे टिश्यू पेपर से बदतर समझकर एक बंद कमरे में डाल दिया। आप एक बार ही बता दें कि मेरी आपकी नज़र में कोई अहमियत है कि नहीं, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। उसकी गोद में बैठी तेज लहजे में कहती हुई आखिर में हिचकियों से रोने लगी थी। महल, वो आंखों में हैरत के हलकोरे लिए उसे गालों पे तेजी से फैलते आंसुओं को देखकर बौखला गया था। मैं नहीं रो रही, काइंडली अब ड्रामा मत कीजिएगा। वो हाथों की पुश्त से आंसू साफ करती हुई बोली थी तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। फिर क्या? फिर मेरे रास्ते में मत आए। उसकी गोद से एकदम से उठती ही वापस से अपनी पैकिंग करना चाहती थी, मगर ज़ारक ने उसकी कलाई फिर से थाम ली थी। मत करें। वो जख्मी होती कलाई पे दर्द महसूस करके कराह के बोली थी, मुझे दर्द हो रहा है। वो कलाई को गिरफ्त से ना निकलते देखकर अब बेसाख्ता बोल उठी थी, वरना वो उसे कभी भी ना बताती। मगर कहाँ? उसकी कलाई को छोड़ता पल भर में संजीदा हुआ था और उसके चेहरे को देखने लगा था। कहीं नहीं। वो रुख मोड़ती ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने लगी थी, क्योंकि यहाँ तो वो उसको छोड़ नहीं रहा था। रुक जाओ महल, मैं सब ठीक करता हूँ। वो उसकी कलाई को एक बार फिर थामता तेजी से बोला था। ज़ारक, वो आपकी बात पूरी आवाज़ के साथ चिल्लाई थी, जबकि वह हैरत और परेशानी की मिली जुली कैफियत से गौर से उसे देखने लगा था। मेरी कलाई। वो अपनी कलाई पे होती सख्त जलन और दर्द से बिलबिलाती हुई बोली थी। एक बार फिर उसकी आंखों से गर्म सयाल बहने लगा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवेल की न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।